दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस में एक ओपन कैबिनेट कर रहे हैं और वहीं पर बोल रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। तो वो 6 महीने 3 से 6 महीने के अंदर उसमें फैसला आना चाहिए। 3 से 6 महीने के अंदर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, बसों के अंदर जितनी डीटीसी की बसें हैं, क्लस्टर बसें हैं, हर बस के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और बहुत जल्दी बसों के अंदर मार्शल नियुक्त किए जाएंगे। आज ही अभी यहां आने के पहले सतिंदर जैन जी ने माननीय उपराज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिखी है कि 4000 होमगार्ड जो दिल्ली पुलिस के में काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार के, उनको हम वहां से विड्रॉ करके और दिल्ली की बसों में लगाना चाहते हैं ताकि महिलाओं के साथ जो छेड़खानी होती है और जो गलत काम होते हैं बसों के अंदर वो बंद किए जा सके। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को हमने एक बार चिट्ठी लिखी थी कि दिल्ली में जितने डार्क स्पॉट्स हैं और जितने ऐसे स्पॉट्स हैं जो वल्नरेबल हैं, जहां पे महिलाओं के साथ गलत काम हो सकते हैं, उसकी लिस्ट दी जाए। वो दिल्ली पुलिस ने हमें लिस्ट भेजी है। तो जितने डार्क स्पॉट्स हैं वहां पे लाइट्स लगवाने का इंतजाम किया जा रहा है और जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। ये एक सवाल एक टीचर की तरफ से है, इनका नाम है पीके बघेल। इन्होंने ये कहा है कि बहुत से अध्यापकों ने आपको वोट दिया लेकिन आप उन्हें भूल गए। निजी विद्यालयों में टीचर्स को ना के बराबर वेतन मिलता है और बैंक अकाउंट में अक्सर स्कूल पूरा वेतन दिखा देते हैं। इस करप्शन को हटाने के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? मुझे कई स्कूल्स की कंप्लेंट्स मिली हैं और टीचर्स ने खुद आके दिए मुझे, जिन्होंने इसके एविडेंस दिए हैं उनको हम पकड़ सकते हैं, उनको हम पकड़ रहे हैं, उनकी जांच चल रही है और जहां सीधे सीधे पकड़ा जाएगा उसको हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि एक्ट को हम चेंज कर रहे हैं। एक्ट में अभी तक हमारे पास में अधिकार था कि अगर कोई स्कूल इस तरह की बदमाशी करे तो हम सिर्फ उसकी मान्यता रद्द कर सकते थे। अब जहां पे 1200, 1500, 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उस स्कूल की मान्यता रद्द करना एक बहुत बड़ा फैसला, कटु फैसला होता है। लेकिन अगर अब ये एक्ट जब हम एंड कर देंगे उसके बाद अगर कोई स्कूल ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसकी मैनेजमेंट कमेटी के लोगों को, उसके जो प्रबंधक लोग हैं उनको जेल भिजवा सकेंगे हमको, उसके बाद से पावर मिलेगी। एक सवाल यमुना नदी को लेकर है। सवाल ये है कि यमुना नदी के किनारों को सुधारने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? जिन्होंने लिखा है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन ये चिंता जताई। देखिए, एक तो यमुना में सबसे पहला काम तो हम ये कर रहे हैं कि पॉल्यूशन बंद हो। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं उनके सब काम करने लगेंगे और धीरे धीरे यमुना का पानी एकदम साफ होने लगेगा। पहला काम तो ये करना है। दूसरा, इसके किनारों को अभी मैंने हफ्ते भर पहले इंस्पेक्शन भी किया था कुछ किनारों पे। वहां पे कुछ जगह हम छठघाट और इस तरह की चीजें बना रहे हैं। कुछ कोशिश ये भी है कि यमुना के किनारों को, कुछ इलाकों को ऐसा विकसित किया जाए कि सुबह शाम बैठ के लोग वहाँ थोड़ा सैर सपाटे के लिए जा सके, पिकनिक के लिए जा सके, उस तरह भी डेवलप करें। ये सवाल मनीष कुमार और राकेश का है। इन्होंने पूछा है कि एनडीएमसी के अस्थायी चिकित्सकों को परमानेंट करने हेतु आपने क्या कुछ अभी तक सोचा है? यहाँ पे एनडीएमसी के चेयरमैन बैठे हैं, आप बताना चाहेंगे? हम लोग इस मामले को ये एग्जामिनेशन में तो है, बट ये पूरी एग्जामिनेशन के बाद काउंसिल के पास लेके जाएंगे और जो काउंसिल फैसला करेंगे। एक सवाल रचना का है। सामाजिक कार्यों का ठेकेदारी प्रथा में हस्तांतरण अभी तक ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है और आपने इस विषय में क्या कार्रवाई की है? और महिला सुरक्षा को लेकर जो आपने कहा है, क्या आप उसे कभी पूरा करेंगे? महिला सुरक्षा का तो मैंने अभी जवाब दे दिया। जहां तक ठेकेदारी प्रथा का सवाल है, 2-3 कदम उठाए जा रहे हैं। एक तो जितने जो कर्मचारी सीधे तौर पे सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रखे हैं उनको पक्का करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। जैसे मनीष ने कहा कि गेस्ट टीचर्स को पक्का किया जाएगा उनका एग्जाम लेके, उसी तरह से
हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, इन सबको पक्का करने की योजना बनाई जा रही है। जो लोग किसी ठेकेदार के साथ काम करते हैं उनके साथ ये इंश्योर किया जा रहा है कि उनको जो कम से कम न्यूनतम वेतन दिया जाए, और जो ठेकेदार बैंक में पैसे जमा करवा के और एटीएम से निकलवा लेते हैं, ऐसे अभी फिलहाल 20 ठेकेदारों की लिस्ट बनी है जिनके खिलाफ सबूत आए हैं और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होने जा रही है। उनके खिलाफ रेड होगी और उनके खिलाफ उनको जेल भेजा जाएगा। और अगर ऐसे कुछ ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो मुझे उम्मीद है कि बाकी ठेकेदारों को भी एक सबक मिलेगा और वो पूरी तनख्वाह और पूरा हक अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को देना शुरू करेंगे। एक सवाल दीपक पवार का है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, और दूसरा सवाल आपकी दुखती रग पर हाथ रखता हुआ सा है कि दिल्ली पुलिस आपके पास कब आएगी? काश कल ही हो सकता है। दोनों चीजों का जवाब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। एक सवाल जगजीत का है, उनका कहना है कि पब्लिक हेल्थ को लेकर जनता से सामने आमने उनके सुझाव क्यों नहीं लिए जाते और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? सर, आप बिल्कुल सुझाव दीजिए। हमारी सरकार बहुत ही ओपन सरकार है। जैसा मैंने आज भी शुरू में आपसे ऐलान किया था, आपके जितने भी सुझाव हैं अभी भी जाने से पहले दे जाइएगा। जो भी अच्छे सुझाव होंगे उन पे अमल जरूर किया जाएगा। हमें तो आइडियाज चाहिए, अच्छे आइडियाज को हम तुरंत अमल करते हैं, तो आप जरूर सुझाव दीजिए। एक सवाल वाईपी शर्मा का है कि जिन उपभोक्ताओं के घरों में मीटर नहीं लगे हैं उन्हें कितना बिल भरना होगा? आपने माफ करने का वादा किया था, लेकिन जब मीटर ही नहीं है तो क्या होगा? मीटर लगवाने पड़ेंगे। जिनके घर पे मीटर नहीं है उनको 20,000 किलोलीटर प्रति महीने का फायदा नहीं मिलेगा। और पहले आपको जल बोर्ड जबरदस्ती करता था, वो रिमोट वाले मीटर लगवाने के लिए वो बड़े तेज चल रहे हैं, उनको बंद कर दिया आपने। उनको बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। अब कई सारी कंपनियों को एम्पैनल किया जा रहा है। आप बाजार से उनमें से किसी भी कंपनी का मीटर खुद ही खरीद के अपने घर पे लगा सकते हैं। आपको जल बोर्ड से मीटर लेने की जरूरत नहीं है। तो आप तुरंत मीटर लगवाइए ताकि आपको 20,000 किलोलीटर प्रति महीने का फायदा मिल सके। एक सवाल रघु रामन का है, वे ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में नए कॉलेज कब खुलेंगे और कितने खुलेंगे? मैंने कहा ना कि हम 2 यूनिवर्सिटी और बना रहे हैं, 3 यूनिवर्सिटी बना रहे हैं दिल्ली में, और उनका खाका लगभग तैयार हो चुका है। और जैसी क्योंकि वोकेशनल कॉलेज खोल रहे हैं, वोकेशनल कॉलेज के लिए पहले हम वोकेशनल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उसके बाद कॉलेज खोलना शुरू कर देंगे। जमीन वगैरह भी हमने आइडेंटिफाई करनी शुरू कर दी है। आपने एजुकेशन की बात की वर्तिका, तो मुझे लगता है एक चीज़ मैं भूल गया जो कहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज 10+2 का रिजल्ट आया है और हम सब ने, मतलब मैं तो पिछले 1-1.5 महीने काम किया उस बैच पे जिसका अभी रिजल्ट आया है, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बहुत मेहनत से पिछले 1 साल में जो काम किया उसकी बदौलत जो छात्रा टॉपर आई है एम गायत्री, उसने 99.20% मार्क स्कोर किए हैं। उसके लिए मैं चाहता हूँ उसको उसकी पूरी फैमिली को, उसके टीचर्स को, उसको बहुत बहुत बधाई। एक सवाल दीपा आर्या का है, रोचक सवाल है। वो ये कह रही है कि मैं ईस्ट ऑफ कैलाश में रहती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे घर के पास का पार्क मुगल गार्डन जैसा दिखाई दे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आने वाले समय में हम जैसे स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, मोहल्ला सभा का जो कॉन्सेप्ट है, उसके तहत धीरे धीरे हम आपके इलाके की स्ट्रीट लाइट्स, आपके इलाके का पार्क, आपके इलाके की सड़कें, इनके रख रखाव की जिम्मेदारी वहां के स्थानीय लोगों को देना शुरू करेंगे। तो आप सामने आइए। जैसे मैंने डिफेंस कॉलोनी में देखा था, डिफेंस कॉलोनी में बहुत ही खूबसूरत पार्क है उन लोगों का, लेकिन वहां की आरडब्ल्यू ने उसको टेकअप किया और एमसीडी ने वहां के पार्क को उनकी आरडब्ल्यू को दिया। तो जो भुक्तभोगी है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है उसको सुधारने के लिए। तो जल्दी जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो आप अपनी आरडब्ल्यू के साथ मिलकर इसको टेकअप कीजिएगा और अपने पार्क को सुधारिएगा। एक सवाल मयंक जायसवाल का है, इनका
इनका कहना है कि आपके हाथ पांव केंद्र सरकार ने बांध रखे हैं और आपको परफॉर्म करने को कहा जा रहा है। इस बंधी हुई हालत में आप परफॉर्म कैसे करेंगे? हम पूरी, जो आप कह रहे हो ना कि कुछ लोग, आप तो नहीं कह रहे, कुछ मीडिया वाले कहते हैं लड़ते रहते हैं, तो इनसे लड़ना तो पड़ेगा। अपने हाथ पैर तो खुलवाने पड़ेंगे इन लोगों से। तो वो हाथ पैर खुलवाने की लड़ाई भी जारी है, अपने आप को आजाद करने की लड़ाई भी जारी है, और साथ साथ काम भी चल रहे हैं। तो ये लड़ाई तो जारी रहेगी, और मुझे उम्मीद है कि अगले 5 साल के अंदर जो दिल्ली के कई अधिकार केंद्र सरकार ने छीन रखे हैं, वो अधिकार हमें केंद्र सरकार से वापस लेने हैं। हम केंद्र सरकार से लड़ना नहीं चाहते, हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी के साथ। हम मिलके काम करना चाहते हैं। जब सबसे पहले हम चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री जी से मैं और मनीष मिलने के लिए गए थे, हमने उनको यही कहा था। हमने कहा जिस संसद में आपके पास पूरा बहुमत है, दिल्ली विधानसभा में हमारे पास पूरा बहुमत है, आपकी पार्टी भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए लड़ती रही है इतने सालों से, हमारी पार्टी भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहती है। इससे सुनहरा मौका भगवान दिल्ली वालों को दे नहीं सकता था। अगर आप और हम दोनों मिल जाएं, प्रधानमंत्री जी और हम लोग दोनों मिल जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि 10 दिन के अंदर, मुझे लगता है 10 दिन के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। लेकिन साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि नोटिफिकेशन निकाल दिए, जबरदस्ती कर दी, ये गलत काम है, ये तानाशाही है, ये डिक्टेटरशिप है। इस तरह से डिक्टेटरशिप अगर करेंगे तो फिर जी जनता जनार्दन है। डेमोक्रेसी में तो जनता ही जनार्दन होती है। जनता देख रही है, फिर जनता उसका बदला तो लेगी। चुनाव में 70 सीट मिली, 70 सीट थी, 67 सीट आम आदमी को मिली, 3 सीट बीजेपी को मिली। अब वो उसको पचा नहीं पा रहे। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि वो इस कदर दिल्ली की जनता से बदला लेने के लिए उतर आएंगे। तो मुझे लगता है हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। चुनाव के जो भी नतीजे आए उसको स्वीकार करके मिलकर काम करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये सवाल सुमन राव का है। इनका कहना यह है कि हिंदू राव अस्पताल में ज्यादातर दवाइयां बाहर से लाने के लिए कही जाती हैं, और सीटी स्कैन के लिए डॉक्टर्स जहां भेजते हैं वो बहुत महंगा है। क्या आप सेहत को लेकर और गरीब आदमी को लेकर कुछ इस दिशा में कदम उठाएंगे? हिंदू राव हॉस्पिटल जो है दिल्ली नगर निगम के अंदर आता है, और अभी काफ़ी शिकायतें मिल रही हैं इस तरह की। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके कमिश्नर साहब भी पीछे बैठे हुए हैं, इसकी हालत में बहुत सुधारा जाए और सरकार भी इसकी तरफ ध्यान दे। एक सवाल, ये सवाल विनोद कौशिक का है, और इनका कहना यह है कि आप दिल्ली के विकास की बात करते हैं। वो दिन कब आएगा जब दिल्ली दुनिया की सबसे खूबसूरत सिटी होगी? 5 साल के अंदर होगा, पक्का होगा। और आखिरी सवाल, हिंदुस्तान भर में आजकल सफाई की बात हो रही है और शौचालय की बात हो रही है। विवेकानंद प्रसाद ने ये पूछा है कि अब भी दिल्ली इस स्थिति में बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है। क्या आप दिल्ली को की सफाई को लेकर कुछ ठोस कदम उठाने के लिए वाकई गंभीर हैं? देखिएगा, दिल्ली की सफाई की जिम्मेदारी वैसे तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मे है, फिर भी दिल्ली सरकार ने अपने आप से कुछ मेजर्स लिए हैं। जितनी भी बड़ी सड़कें हैं उनकी मैकेनाइज गाड़ियों से हम सफाई कराएंगे ताकि वहाँ पर पोल्यूशन कम हो, और कई तरीके के जो कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के तरीके हैं उनके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है, जिसके लिए हम एमसीडी को गाइड करेंगे कि आप ऐसे तरीकों को उठाइए ताकि दिल्ली गंदगी खत्म हो सके। और 1 लाख टॉयलेट्स के लिए अभी तैयारी की जा चुकी है। कमर्शियल एरियाज में, स्लम्स में, सब जगह लगाई जा रही है। बहुत से सवाल थे, और उन सवालों में जो सबसे जरूरी सवाल थे उन सवालों को लेने की हमने कोशिश की है। अरविंद जी और उनकी पूरी टीम ने इन 100 दिनों की बात के साथ साथ आने वाले समय के लिए एक एजेंडा को सेट करने का प्रयास किया है। आप अरविंद जी से मिलना चाहती हैं, आप अपना सवाल लिखकर दे दीजिए और उसे पीएम साहब तक जरूर पहुंचाया जाएगा।
जो भी लोग इनके साथ हैं वो कृपया उनसे सवाल ले लें और उनकी परेशानी पूछ लें और कार्यक्रम के बाद सीएम तक जरूर पहुंचाएं। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं जरूर मिलूंगा। मैं रोज अपने बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार अपने घर पे बिना किसी अपॉइंटमेंट के 10 बजे मिलता हूँ। आप जरूर आइए, जिस जिसको मिलना है आप आइए। अगर कुछ काम है तो भी आइए, काम नहीं है तो चाय पीने के लिए आ जाइए। तो चाय की बात के साथ आपके भी मन की बात आज सारी जनता ने सुनी। 100 दिन का आपका एजेंडा सुना, आने वाले दिनों की बात सुनी, लेकिन जाते जाते जिस अरविंद केजरीवाल की पहचान एक बहुत खास गाने की वजह से हुई और हिंदुस्तान उस गाने के साथ झूमता हुआ भी कई बार दिखाई दिया और इसी मीडिया ने उस गाने को कई बार दिखाया, सुनाया, गुदगुदाया और खुशी दी। आज अरविंद उसी गाने को हम सबके साथ दोबारा बांटने जा रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि कई बार उन्हें देखकर बहुतों के मन में ये ख्याल आता है कि अजीब शख्स है, खफा होके हंसता है। अजीब शख्स है, खफा होके हंसता है। मैं चाहता हूँ कि खफा हो तो कम से कम खफा दे दिखे। आइए सुने अरविंद केजरीवाल की जुबानी उसी गाने को जिन्होंने अरविंद को वाकई अरविंद बनाया। शांति शांति शांति। प्रार्थना गानी है सबको, गाएं कि ना गाएं? मेरे पीछे पीछे गाना पड़ेगा सबको। गाओगे? मैं एक एक लाइन बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे गाएंगे। मैं फिर से बता दूं, मैं गाता अच्छा नहीं हूं जी, लेकिन इसके भाव बहुत अच्छे हैं। आज दुष्यंत कुमार की एक कविता है, दुष्यंत कुमार की कविता गाएंगे सब लोग मिलके। मैं एक एक लाइन बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आप लोग पूरे जोश से दोहराएंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस लाइन का मतलब है कि हमारी पीड़ा पर्वत जितनी हो गई है उसे पिघलना चाहिए, लेकिन जितनी आवाज से आप लोग आ रहे हैं इससे तो चूहा भी नहीं मरने वाला। अरे जोश के साथ गाना है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, 2 मिनट होगी, खत्म होने के बाद करेंगे। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मिल जाएगा कुमार भाई। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए, ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। भारत माता की।
तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल को दुष्यंत कुमार की एक कविता के साथ वो अंत करते हुए अपने इस कैबिनेट, ओपन कैबिनेट का